जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी का रिटन एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आप सभी फेज़ 2 के लिए खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में मैं अपनी फेज़ 2 पूरी जर्नी बताऊंगी। मैंने 2024 अग्निवीर एयरफोर्स बैच को क्वालिफाई किया है। कुछ दिन पहले ही मुझे ग्रीन कार्ड मिला है और मेरा सेंटर कानपुर था 3ESC। जिनका भी कानपुर 3ESC है उनको बहुत, अगर अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, अगर वहाँ का जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के सर और मैम बहुत अच्छे हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फेज़ 2 के लिए जब आप जाएंगे तो पहले गेट पर आपका एंट्री के पहले आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड और कोई भी वेरीफाइड आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया वो चेक होता है। तो मेक श्योर कि आपके साथ ये चीज़ें रहें। और फिर उसके बाद एंट्री के बाद आप जब अंदर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें मैं अलग से वीडियो बनाई हुई हूँ, जिसमें आपको मैं बता दूँगी कि क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होने चाहिए। तो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप 10-12 की मार्कशीट, और मैंने डिटेल में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद आपके जितने भी सामान हैं वो आप जमा कर लेते हैं। आपके बैग्स हैं और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स आप लेकर गए होंगे तो वो आपके जमा कर लेते हैं और आपको चेस्ट नंबर दे देते हैं। मैं जब गई थी तो हम 350 रिपोर्ट किए थे और मेरा चेस्ट नंबर 345 था। मैं लास्ट में ही थी, तो 5 मेरे बाद थे, तो हम लोगों को चेस्ट नंबर दे दिया गया था। उसके बाद वो एक हॉल रहता है या ग्राउंड के बगल में ऐसे हॉल टाइप का रहता है, वहाँ पर नीचे बैठा देते हैं और आपको थोड़ा टाइम देते हैं कि अगर वॉशरूम जाना, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए टाइम देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम देते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें। उसके बाद तुरंत जाते ही रनिंग नहीं कराते हैं, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वो ग्रुप बनाते हैं। जैसे हमारा 350 का ग्रुप था तो 120 120 2 बैच बनाए थे और लास्ट वाला 110 बनाए थे, मैं लास्ट में थी। तो ऐसे ऐसे ग्रुप बना देते हैं। अच्छा, कहीं जगह पे वो ग्राउंड में भी दौड़ाते हैं, लेकिन कानपुर का वो रोड पे दौड़ाते हैं। क्या करते हैं कि ग्रुप वाइज आपको ले जाते हैं बस से बैठाकर, और फिर 1600 मीटर जिस ट्रैक पे आपको दौड़ना रहता है उसी ट्रैक पे एकदम लास्ट पॉइंट पे ले जाते हैं और फिर वहाँ पर छोड़ देते हैं। और सामने एक एम्बुलेंस भी चलती है, तो वहाँ से आपको रनिंग करनी है, स्टार्ट करनी होती है, और फिर फाइनल जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जहाँ से बस गई हुई थी, वहाँ तक आना रहता है। और वहाँ पर 2 गेट बने होते हैं। अगर आप रनिंग आउट होते हैं तो आपको बगल से ही निकाल दिया जाता है, और अगर पास होते हैं तो आप सीधे चले जाते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे 350 में 200 प्लस बच्चे रनिंग आउट हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि लड़कियों की रनिंग कितनी टफ़ है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो लड़के हैं तो उनकी रनिंग, वो उतना ज़्यादा रनिंग में आउट नहीं हुए थे। बॉयज़ रनिंग में ज़्यादा नहीं आउट होते हैं, जीडी आउट होते हैं, क्योंकि उनका रनिंग ठीक निकल जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि गर्ल्स का नहीं होता है, बट पिछली बार भी मैं रनिंग ही आउट थी और इस बार तो हो गया। बट रनिंग बच्चे बहुत ज़्यादा आउट होते हैं, तो मैं कहूँगी कि रनिंग अपना बेस्ट से बेस्ट बनाइए। आप सोचिए, मेरा जो बैच था वो 110 बच्चों को दौड़ाए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 52 बच्चियाँ पास हुई थी। आई होप 52 से कम ही हुई थी, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, बट आई थिंक 52 ही पास हुई थी और बाकी सब आउट हो गई थी मेरे बैच में, 110 वाले में। और ओवरऑल देखा जाए तो 200 प्लस आउट हुई थी। तो आप देखिए ज़रा कि आधा से अधिक बच्चियाँ रनिंग ही आउट हो गई थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका रनिंग टॉप पे होना चाहिए। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो बच्चियाँ पास हो जाती हैं उनको अंदर ले जाते हैं और फिर एक साइड लेते जाते हैं, जिनका नहीं हुआ रहता उनको अलग साइड लेते जाते हैं। फिर हमें ग्राउंड में खड़ा करते हैं वो लाइन वाइज, और फिर हमारे स्क्वाड होते हैं। स्क्वाड में क्या होता है कि आप तो स्क्वाड अच्छे से जानते होंगे, आप वेबसाइट पे जो वीडियो पड़ा हुआ है वो देख लीजिए। अगर नहीं वेबसाइट तो मेरे ही चैनल पे मैंने डाला हुआ है, स्क्वाड कैसे करना है वो देख लीजिए। देखिए, छोटी छोटी गलतियों से आप आउट हो सकते हैं। एक लड़की स्क्वाड में भी आउट हुई थी क्योंकि वो प्रॉपर 90 डिग्री नहीं बना रही थी अपने थाई और नी के बीच में, तो उसके बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। देखिए, स्क्वाड आउट होना बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि स्क्वाड में आप हल्के से मिस्टेक की वजह से आउट हो सकते हैं, तो मेक श्योर वो मिस्टेक आप ना करें। तो उसके लिए फिर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर हमारे स्क्वाड होते हैं, 15 स्क्वाड होते हैं 1 मिनट में जो कि करने रहते हैं, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर स्क्वाड के बाद वो सिटअप कराते हैं। कभी कभी सिटअप पहले भी करा देते हैं, स्क्वाड बाद में कराते हैं, जैसा भी हो। तो सिटअप कराते हैं। सिटअप तो आप जानते होंगे कैसे होता है, वो भी अग्निपथ वायु की वेबसाइट पे पड़ा है, वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसकी पोजीशन, आपका टो ज़रूर टच करना चाहिए आपके हाथ से। इसकी वजह से हमारे सिटअप में भी 5 लड़कियाँ आउट हुई थी। आपके घुटने नहीं उठने चाहिए, पोस्चर आपका सही होना चाहिए। ध्यान रखिए, रनिंग आउट होना ठीक है, आपके प्रैक्टिस में कमी थी, बट सिटअप स्क्वाड ऐसी चीज़ है जो माइनर मिस्टेक की वजह से आप आउट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
सिटअप में भी 5 आउट हुई थी क्योंकि उनके कुछ के नी उठ गए थे, कुछ टोई को नहीं टच कर पा रही थी, कुछ का पोस्चर सही नहीं था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर जो लोग सिटअप भी कर लेते हैं तो उनका ये चीज़ें फिजिकल कंप्लीट हो जाती हैं। फिर हम सबको वो अपने अंदर वेटिंग एरिया में लेकर जाते हैं, जहाँ पर ऐसे एरिया बना होता है, अंदर हॉल में लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर चेस्ट नंबर वाइज बैठाते हैं। फिर आपका चेस्ट नंबर वाइज बैठाते हैं और फिर आपको एक नया चेस्ट नंबर नहीं, वैसे ही हाँ चेस्ट नंबर वाइज ही बैठाते हैं, वही आपका चेस्ट नंबर रहेगा। उसके बाद आपको जीडी के लिए ग्रुप बनाया जाता है। 20-20 का ग्रुप रहता है, लेकिन मैं 345 थी तो मेरे पीछे की सब रनिंग आउट हो गई थी, तो मैं लास्ट मेंबर थी अपने ग्रुप की, एकदम लास्ट। सब हर चीज़ों में मैं लास्ट ही रहती थी, मेरा चेस्ट नंबर लास्ट हो गया था। तो मेरे ग्रुप में सिर्फ 16 बच्चियाँ बची थी, क्योंकि उधर 20-20 का बनाते चले जा रहे थे, तो मेरे में 16 थी और मेरा जीडी सबसे लास्ट में हुआ था। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट रहता है क्या जीडी के लिए अलग हमें ड्रेसअप लेना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो फिजिकल में पहन कर देंगे, जो सुबह आप रिपोर्टिंग किए रहेंगे, वही आप शाम तक, टाइमिंग शाम हो जाता है भाई, पूरे 6, 7, 8 बज जाते हैं। मैं लगभग 7:30 बजे बाहर आई थी, सुबह 5 बजे गए, 7:30 बजे आएंगे। खाने पीने के बारे में बात करें तो वहाँ पर 50 रुपये में, जैसा अलग अलग सेंटर का अलग होता होगा, मेरे सेंटर में 50 रुपये में आपको पूरी सब्ज़ी वो प्रोवाइड करते हैं। आपको पैसा दीजिए, आप खा लीजिए। अगर आप खुद का लेकर गए हैं तो खुद अपना खाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो जो भी आपको सही लगे, ऐसा कुछ फ्री वगैरह में नहीं देते हैं, बस यही प्रोवाइडेड करते हैं। तो आप अपनी तरफ से फिट होकर जाइएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जीडी के लिए वो 20-20 का ग्रुप बनाते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि जीडी में भी बहुत बच्चे आउट होते हैं। तो जीडी में क्या होता है कि वो एक अलग रूम जैसा बना होता है और उसमें ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। मेरा तो एक मैम ली थी, मैम और सर ले रहे थे। मेरा जो ग्रुप था उसमें मैम ली हुई थी। 2 ऑफिसर बैठे रहते हैं, कभी 3 भी बैठे रहते हैं, कभी 2 रहते हैं। आपको सी नुमा चेयर रहते हैं आर्क टाइप के, उसमें आपको बैठा दिया जाएगा और फिर एक स्पीकर पे वॉइस बोला जाएगा। मेरा जो टॉपिक था वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था और मेरे कुछ लोगों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक टॉपिक दिया हुए थे मेरे कलीग्स के, और फिर एक लोगों का एक लोगों का ट्रैफिक रूल दिए हुए थे एक ग्रुप को। तो ऐसे आसान से टॉपिक दिए रहते हैं, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं देते हैं। देखना ये रहता है कि कौन बोल पाता है अच्छे से, है कि किन की स्पीकिंग पावर अच्छी है, सुनने की क्षमता अच्छी है, यही सब वहाँ पर देखना रहता है। तो वो बैठा देते हैं। फिर एक वॉइस चलती है जिसे आपको सुनना रहता है और आपको 2 सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक रफ़ और एक फेयर। आपको रफ़ में वो जो वॉइस रहता है वो नोट डाउन करना रहता है। आप जो भी आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है वो आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद वो आपको 10 मिनट का लगभग टाइम देते हैं कि आप जो भी, फिर वॉइस बंद हो जाता है। फिर आपको जो भी लगता है कि हाँ उस टॉपिक के बारे में आपका क्या राय है, क्या चीज़ें हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको 10 मिनट में लिखना होता है अपनी फेयर कॉपी पे। उसके बाद वो आपकी फेयर कॉपी जब आप लिख लेंगे, वो आपकी फेयर कॉपी ले लेते हैं और फिर हाँ रफ़ कॉपी आपके पास ही रहेगा। रफ़ कॉपी शुरू से लेके पूरे लास्ट तक आपके साथ में ही रहेगा। तो मेक श्योर कि रफ़ कॉपी में आप अपनी कंटेंट ऐसा बनाए जो आपको हेल्प करे जीडी के दौरान भी, नरेशन के दौरान भी, जो आपको हेल्प करे लिखते वक्त भी। तो अब एक एक बच्चे को खड़ा होके अपना पहले इंट्रोडक्शन देना होता है। ध्यान रखिए वो पहले ही बोल देते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बोलना है, अपने बारे में थोड़ी अपना नाम बताइए, अपना कहाँ से आए हुए हैं और क्या बोलना है। जिन्होंने अपना ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिया, मतलब मेरे में तो जीडी ज़्यादा आउट नहीं हुए थे, बट ये ज़्यादा सही नहीं रहता है, क्योंकि वो 1 से 1.5 मिनट का टाइम बस देते हैं बोलने के लिए नरेशन में। आप खुद ही के बारे में बोलने लगेंगे तो टॉपिक के बारे में क्या बताएंगे। तो ये ध्यान में रहे कि आप अपना इंट्रोडक्शन कम में ही दीजिए जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप टॉपिक के बारे में ही बोलिए। तो फिर वो हमें क्या करना था कि हम नरेशन की, मेरा तो लास्ट था तो मैं हर चीज़ में लास्ट रहती थी, सब बोलते चले गए, लास्ट में मुझे बोलना था। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया और फिर मेरा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था, फिर उसके बारे में मैंने बोला अच्छे से। फिर थोड़ी ही देर बाद वो जीडी स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। आप आपस में ही जीडी करेंगे, ध्यान रहे फिश मार्केट नहीं बनाना, लेकिन बनता नहीं, मेरे में तो नहीं बना तो और किसी का मुझे नहीं पता। हम लोग बहुत शांति से जीडी दे रहे थे, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट मेरी जीडी बहुत अच्छी गई थी, मेरे ग्रुप का बहुत अच्छा गया था, क्योंकि टॉपिक इतना आसान था, सबके पास बोलने के लिए था और सबके पास एक ही स्टेटमेंट था लगभग।
तो सबका सेम चल रहा था, ठीक चल रहा था। फिर वो बीच बीच में खुद ही टॉपिक दे रहे थे कि गवर्नमेंट को मतलब कि चेस्ट नंबर इतना इतना आप खुद में डिस्कस करिए कि गवर्नमेंट को कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जो फ्रस्टर ट्रीटमेंट से हेल्प करे, या फिर क्या फ्रस्टर ट्रीटमेंट हमारे लिए हानिकारक या लाभदायक है, ऐसे वो बोलते हैं। तो आपको उसमें डिस्कस करना रहेगा। और यहाँ हाँ ये भी ध्यान रखिए, जो नहीं बोलते हैं उनको और टाइमिंग देते हैं। उनको बोलते हैं कि चेस्ट नंबर अब आप बोलेंगे, जो ज़्यादा बोलते हैं उनको बोलते हैं अब आप चुप रहेंगे। तो जीडी में वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, मतलब आपका साथ देते हैं। अगर आपने अच्छे से, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मैं एकदम नहीं कहूँगी कि आप एकदम इंग्लिश स्पीकर ही रहिए, तो वो हेल्प करते हैं आपको, जीडी में बहुत हेल्प करते हैं। फिर ये होता है, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है आपकी जीडी हो चुकी है, आपका रफ सीट भी आप जमा कर लेते हैं, फिर आपको जाने के लिए कहते हैं। फिर आप वेटिंग एरिया में बैठे रहेंगे। अच्छा, आपका एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये इतना देर क्यों लग जाता है? क्योंकि बीच में वो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरवाते हैं, बहुत ज़्यादा। मेक श्योर आपने डॉक्यूमेंट्स, अच्छे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, क्योंकि वो बीच में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरवाते हैं। इतने ज़्यादा, उसी में तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगता है। धीरे धीरे जीडी होने में ज़्यादा उतना टाइम लगता है जितना डॉक्यूमेंट भरवाने में टाइम लगता है, इसलिए शाम हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद में जब आपका जीडी हो जाता है तो फिर ऑफिसर आते हैं, और जिनको नहीं सेलेक्ट करना, जो जीडी आउट रहते हैं उनके चेस्ट नंबर वो बोलते हैं और फिर उनको तुरंत ही आउट कर देते हैं। तो फिर जिनका जीडी भी क्वालिफाई हो जाता है उन्हें वो बधाई देते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा किया, और फिर आगे के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि भाई आगे अच्छे से करिएगा। और फिर हमारे कुछ और फॉर्म एक्स्ट्रा भरवाए जाते हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड होते हैं। आपको मेडिकल डेट प्रोवाइड कर दिया जाता है और एक नया चेस्ट नंबर मिल जाता है। अब देखिए, हम 350 रिपोर्ट किए थे और मैं लास्ट थी, तो मुझे अब जब नया चेस्ट नंबर मिला, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे आउट हो रहते हैं ना, तो फिर नया चेस्ट नंबर 1 2 3 फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं लास्ट में थी, मेरा चेस्ट नंबर आया 122। इट मीन्स 350 रिपोर्ट किए थे और फाइनली क्वालिफाइड 122 बच्चे हुए थे। क्योंकि मैं लास्ट थी तो मेरा 122 चेस्ट नंबर आया। न्यू चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर देते हैं एंड मेडिकल डेट दे देते हैं कि आपका कितना मेडिकल होगा। चेस्ट नंबर वाइज मेडिकल डेट मिलता है, जैसे आगे के 20 बच्चों को पहली डेट मिलती है, फिर उसके बाद तो एक 16 को हुआ था हमारे में, एक 18 को हुआ था, एक 19 और एक 20। तो मेरा 20 को मेडिकल हुआ था, सबसे लास्ट बैच। तो फिर मेडिकल डेट दे देते हैं और फिर आपको जाने के लिए कहते हैं। आप खुशी खुशी घर चले आते हैं। बस यही थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ भाई आप जा सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, मैं बता दूं कि इसमें तो मैंने सिर्फ फेज़ 2 की जर्नी बताई है। मैंने और भी वीडियो बनाया है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड एंड जीडी से रिलेटेड क्या गलतियां ना करें। जो अपने कलीग्स को देखा था कि वो छोटे छोटे मिस्टेक कर रहे थे जिनकी वजह से वो आउट हो गए, ऐसी क्या गलतियां ना करें कि हम आउट ना हो, या फिर क्या करें कि हम पास हो जाएं। इससे रिलेटेड मैंने अलग अलग वीडियो बनाए, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर ठीक नहीं रहेगा। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी होगी आपको। अगर कुछ ऐसा है जो ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।